हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है डे 41 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 वीडियो होंगे और उसमें अपन सारी चीजें इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज सीधा स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, फाइनली फिर क्या आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सॉल्ट की 3 टाइप को अपन स्टडी कर रहे हैं, जैसे NaCl, K2SO4, इस तरह के सॉल्ट होंगे नॉर्मल सॉल्ट माने जाते हैं, जिसमें एक कैटायन एक एनायन होता है। और ये आयन भी क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक है, जो बच्चे क्या करते हैं वाटर में जाते ही डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट, इसमें जैसे आपने पढ़ा होता है मोर सॉल्ट, पैरस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पैरस सल्फेट डॉट 6s2, पैरस अमोनियम सल्फेट। एलम वगैरह होती है पोटासियम, जैसे K2SO4, Al2SO4 ऑल थ्राइस डॉट 24s2। ये कौन से हैं, डबल सॉल्ट्स हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे इसमें, K4FeCl6। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होंगे जिसमें एटलीस्ट एक आयन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, जो डिसोशिएट करने पर भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। तो एनायन में जो FeCl6 है वो Fe2+ के टेस्ट नहीं देगा। तो इनमें से कोई बोलता है ये Fe+2 के टेस्ट देगा और ये Fe+2 के टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, FAS gives test of Fe2+, right? While in complex salt, in K4FeCl6, it doesn't give test of ferrous ion, because इसमें ferrous ion है ही नहीं। इसमें जो आयन है वो कौन सा है, फेरोसाइनाइड आयन है। इट इज FeCl6 4-, इट इज कॉल्ड फेरोसाइनाइड आयन। तो ये 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं और हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो हम लास्ट वाले को स्टडी करेंगे केवल। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड होते हैं व्हिच हैव देयर आइडेंटिटी इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस मीडियम। सही, सब जानते हो बात। तो उसमें क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। इसका एक आइडिया लीजिए आप, देखो ये CO NH3 और Cl3, इस तरह का एक एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें आप टर्म समझिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा रहता है, या तो पहले होगा तो कैटायन होगा, बाद में होगा तो एनायन होगा। इसको बोलते हैं बच्चों आयनिक स्पेयर। इट इज कॉल्ड आयनिक स्पेयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट पूरा होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, राइट। जो ये CO है, दिस इज सेंट्रल मेटल। दिस NH3 इज अ लिगेंड, जो एक लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, CO को अपना लोन पेयर देता है। और ये जो 6 लिखा हुआ है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब चीजें अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखिए 2 तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, होमोलिप्टिक, और सेकंड एग्जांपल है हेट्रोलिप्टिक। क्या डिफरेंस होगा, होमोलिप्टिक का मतलब क्या होता है, एक ही टाइप के लिगेंड होंगे, और हेट्रोलिप्टिक मतलब मोर देन 1 टाइप के लिगेंड होंगे। जैसे ये एग्जांपल आप इसमें मान लीजिए, ये तो होमोलिप्टिक एग्जांपल है, इसमें एक ही है। लेकिन मान लो ऐसा आ जाए जैसे CO, एक लिगेंड इथाइलिन डायमीन है और एक Cl2 है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, हेट्रोलिप्टिक, जिसमें एटलीस्ट 2 तरह के क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स होंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोलिप्टिक, राइट। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड वो होते हैं बेटा लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज होती है बेसिकली, जो अपना लोन पेयर डोनेट करती है किसको, सेंट्रल मेटल को, जिससे कि उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये होते हैं टाइप्स ऑफ में मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ऐसे बोलेंगे। ये एक्चुअली किस बात पर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट पे डिपेंड करता है। 1 होगी तो मोनोडेंटेट हो जाएगा, 2 होगी डोनेटिंग साइट 2 होगी तो बाइडेंटेट हो जाएगा। जैसे मोनोडेंटेट के एग्जांपल में देखिए बच्चों, जैसे वाटर है तो यहाँ पर एक ये डोनेटर है,
डोनेट करता है। NH3 में ये N डोनर है, ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है। Cl माइनस में एक डोनर है, समझ में आ गया। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड में ये आता है इथाइलिन डायमीन आ गया, ऑक्सीडेटो आ गया, ग्लाइसिनेटो आ गया, ये वाला एग्जांपल। इथाइलिन डायमीन का कैसा फॉर्मूला होता है, CH2 इस तरह से आपस में होता है, इथाइलिन और ये डायमीन ये होता है। ऑक्सीडेट आप समझते ही हो, COO माइनस, तो ये दो हैं। और ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या होता है, आधा ऑक्सीडेटो का आधा किसका, इथाइलिन डायमीन का। इसमें ये दो डोनेटिंग साइट है। तो ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीडेटो, इथाइलिन डायमीन ये सारे के सारे किसमें माने जाते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह डोनेटिंग साइट 3 होंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट। तो इसका एक एग्जांपल ले लो, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, 3 NH2 होता है। टेट्राडेंटेट में क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट हो गया। इसमें क्या होगा, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन, 4 NH2 हो जाएंगे। पेंटाडेंटेट इस कैटेगरी में देखिए EDTA 3 माइनस वाला, और हेक्साडेंटेट में आएगा EDTA 4 माइनस। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, यहाँ पर है ट्राई एसीटेटो। इसका एक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम में भी आता है, तो आपको ध्यान रखना। कई चीजों में जैसे हार्डनेस का पता लगाने में भी काम में आता है, EDT एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस में, तो ये आपको ध्यान रखना होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो देखिए इथाइलिन डायमीन, तो यहाँ पर इथाइलिन डायमीन में CH2 था और यहाँ पर NH2 था। बस आप सारे H रिप्लेस कर दो और उसकी जगह एसीटेट जोड़ दो, एसीटेट का भी C हटा दिया, H हटा दिया, इस तरह से। इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डायमीन, जहां पर 4 डोनेटिंग साइट के लिए O है और 2 N डोनेटिंग साइट है। तो ये हेक्साडेंटेट का मतलब होता है डोनेटिंग साइट कितनी है, 6। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड बन जाता है। एक वर्ड है चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स का क्या मतलब होता है बच्चों, चिलेटिंग लिगेंड में एक एग्जांपल से समझाया है मैंने। ये या तो कौन से लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेट होता है या पॉलीडेंटेट होता है। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड कोई भी होंगे, वो दोनों साइड से, दो जो डोनेटिंग साइट है दोनों तरफ से सेंट्रल मेटल को लॉन पे डोनेट करके एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं, जिसे कौन सी रिंग बोलते हैं। तो इस कंपाउंड में देखिए दो क्या चीज है, 2 चिलेट रिंग्स है। पूछा जाता है कितने रिंग्स हैं इसमें, चिलेट रिंग्स कितनी है, तो 2। कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर। इस तरह से इथाइलिन डायमीन ने दोनों तरफ से दिए तो ये एक साइक्लिक रिंग बन जाती है, चिलेटिंग लिगेंड इनको बोलते हैं। तो ये एटलीस्ट बाइडेंटेट होने चाहिए, पॉलीडेंटेट भी हो सकते हैं। कुछ लिगेंड्स के नाम देख लीजिए बच्चों, जरूरी होंगे। हाइड्रिडो, हाइड्रोक्सो, क्लोरिडो। क्लोरिडो का मतलब है यहाँ एक्स होता तो हेलिडो होता, ठीक है ना। एसिटेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, कार्बोनेटो, एसिटिल, एसिटोनेटो, ठीक है। बेंजीन, इथाइलिन, थायोकार्बोनिल, कार्बोनिल, अमीन, अमीन लिखना है AMMINE, एक्वा, नाइट्रोसिल, एसिड, ठीक है बच्चों। PPS3 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। और कैटायनिक लिगेंड में यहां लिख देता हूं, देखो कैटायनिक, कैटायनिक ज्यादा नहीं है तो क्या हो सकता है, NO2 प्लस हो सकता है, तो इट इज कॉल्ड नाइट्रोनियम। एक ये इंपॉर्टेंट है, NO प्लस, इट इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम and it is also known as nitroselium। नाइट्रोसिल था तो ये नाइट्रोसीलियम हो गया। एक ये हो सकता है NH2 NH3 प्लस, हाइड्रोजन का एक H और जुड़ा हुआ है तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोजीनियम, राइट। तो वेरी रेयर पॉजिटिव कैटायनिक लिगेंड जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं, तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे पहले एक और देख लीजिए बच्चों, एक वर्ड ये भी आता है एम्बिडेंटेड लिगेंड या एम्बिडेंट लिगेंड भी बोल सकते हैं। ये कौन से होते हैं, CN माइनस, तो CN माइनस में C डोनेटिंग साइट है, एक NC माइनस होगा तो N डोनेटिंग साइट होगा, तो ये। इसी तरह क्या होता है नाइट्रो, नाइट्रो में देखिए बच्चों N डोनेटिंग है और अगर O डोनेटिंग होगा तो क्या होगा, नाइट्रीटो। ये सब एग्जांपल ऐसे हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट।
एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आपने वर्ड सुना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या चीज है बच्चों कि एटलीस्ट 2 डोनेटिंग साइट है, लेकिन एट ए टाइम उनमें से क्या होता है एक ही वर्क करती है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो हुआ करते थे, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स होता है, बेसिकली तो ये सीखना होता है। तो देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो आप यूं कह सकते हो नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड में एक ही साइट होती है, जितने मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। लेकिन बच्चों देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ये कौन से होंगे, नंबर ऑफ बाइडेंटेड होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह देख लो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ईडीडी आया, नंबर ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड होंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट से मतलब है, तो 6 डोनेटिंग साइट होती है एक में ही, तो ये सब ऐसे हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लो, फर्स्ट एग्जांपल है K4FeCN6, इसमें कोई पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो CN एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो बस इसका नंबर सीधा क्या हो गया 6। यहां पर देखो HgI4 I भी यूनिडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, राइट। K4FeCN6, अब आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। एक मिनट, इसमें एक एग्जांपल और ले लो ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताया था वो क्लियर हो जाएगा। ये आया बच्चों, तो CO को देखे 2 Cl है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड कितना है 2, तो ये तो आ गया 2 डायरेक्ट नंबर। लेकिन इथाइलिन डायमीन ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड 2 है, तो इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, और टोटल जो आएगा अब क्या आएगा 6। इस तरह से तो बाइडेंटेड लिगेंड हो तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर एक्चुअली कैलकुलेट करना, ये बताना जरूरी था बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ये सबको आता है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अपन रिडॉक्स में सीख चुके हैं, तो पोटेशियम का 1 होता है तो +4 + x, Cn का कितना होता है -1 × 6 = 0, सो x = what +2। बहुत इजीली ये सब रिडॉक्स में सीखा हुआ है। K2HgI4 ये नेशनल रिएजेंट है बच्चों, नेशनल रिएजेंट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो +2 + x - 4 = 0, देन अगेन x = what +2, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों इसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और ये है ब्राउन रिंग, मैं कॉमन नेम में लिख देता हूं क्योंकि नेम से आते हैं। ये क्या नाम है, ब्राउन रिंग, और इसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये एक लैब रिएजेंट है। इनमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ये एक अलग टास्क है। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, सोडियम का +2 हो गया 2 × 1, Fe का x ले लिया, साइनाइड का क्या हो गया -5। अब बात आती है NO, लुक एट बोर्ड, इफ NO न्यूट्रल लिखा हो तो 0 लेते हैं और NO पे प्लस लिखा हो तो NO का +1 लेते हैं। लेकिन एक नोट अभी से लगा लीजिए, अगर NO आयरन के साथ कभी भी आएगा, आयरन के कॉम्प्लेक्स में आएगा, तो इसको अपन हमेशा +1 लेंगे, चाहे गिवन होगा चाहे नहीं होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी बच्चों 2 आएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज 2। एज इट इज ब्राउन रिंग में वही करेंगे अपन, यहाँ पर x लिया प्लस ये 0 प्लस इसका क्या लेंगे +1 और सल्फेट का क्या ले लेंगे -2। तो बच्चों ये जो आएगा x की वैल्यू +1 आएगी सरप्राइजिंगली, तो यही लिखोगे तो सही होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद करके जाएंगे कि आयरन के साथ जब भी NO आएगा तो वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, NO+। तो विद आयरन NO is taken as NO+। ये नोट लगा दिया हमने, किसी भी कॉम्प्लेक्स में आयरन के साथ जब NO आएगा तो वो हमेशा NO+ के रूप में कंसीडर होगा। इतनी बात है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक सिस्विक की थ्योरी थी, पहले ये माना जाता था कि इसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिसाइड करते हैं, लेकिन आजकल अपन मैं आपको बता दूं दिस थ्योरी इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। ये क्या चीज है, अब हम कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप किसी की स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते। ये थ्योरी क्या कहती थी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिए, और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस के इक्वल आता है, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल लाइक दिस, तब तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। बट दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी नाउ, ओके, ये ध्यान रखना है।
हाउ कैन वी कैलकुलेट द EN वैल्यू? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल यानी Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसका अभी निकालना सीखा है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी बताया था मैंने आपको सब। इसके अकॉर्डिंग आपको किसी का भी EN वैल्यू कैलकुलेट करना है, और अगर ये वैल्यू इनमें से आती है तो हम अब ये कहेंगे कि इट फॉलोज EN रूल, अदरवाइज हम कहेंगे नॉट फॉलोज। बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। K4FeCN6 ये Fe है, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला इसमें हमने, अभी निकाला था, प्लस 2 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है बच्चों? 6 है। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना है? 26 है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? Z माइनस ऑक्सीजन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, सो इट इज 36। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे? यस इट फॉलोज EN रूल। एक दूसरा और ले लीजिए, K3 वाला लिया अपन ने, तो इसमें EN और Fe क्या आएगा? स्टिल 26। यहां पर ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? Fe की प्लस 3 होगी, प्लस 2 इंटू 6, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 35। तो अपन क्या लिख देंगे? नॉट फॉलोज। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो EN रूल और विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉलो EN रूल। क्लियर? इतना सही क्वेश्चन आता है तो EN वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसमें पूछा है व्हाट इज x, ये नंबर दिए हुए हैं। तो ये मेटल कार्बोनिल है, तो एक नोट आपको हेल्प करेगा इसमें। ये नोट क्या कहेंगे? ऑल द मेटल कार्बोनिल्स फॉलो EN रूल। ये हिंट आपको हेल्प कर सकता है। कैसे? जैसे ये आयरन है, तो आयरन का EAN कैलकुलेट करना है आपने। EAN ऑफ आयरन Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही करना था। ये कितना लिखते हैं हम? 36, क्योंकि Z जब 26 है तो इसके बाद नोबल गैस का नंबर 36 आता है। अगर मान लो क्या होता, 36 के बाद वाला कोई होता, मान लो 48 होता, तो उसके आगे का जो नंबर होता है वो 54 होता है, वो लिखते हैं। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? मेटल कार्बोनिल, CO न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये X प्लस 0 इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ नहीं है, लेकिन X का नंबर तो दे रखा, CO का नंबर X दे रखा, तो X कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। CO मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 24 26 को इससे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? सो व्हाट इज X? X इज इक्वल्स टू 5। कहां पर है? ये ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ऑल द मेटल कार्बोनिल्स फॉलो EN रूल। इस हेल्प इसको लेते हुए हम आराम से किसी की EN वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है IUPAC नेमिंग, जो बहुत बार क्वेश्चन आता है। IUPAC नेमिंग का तरीका आपने बोर्ड में सीखा होगा, वही तरीका है सब कुछ। कैटायन का नेम फिर फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन, ठीक है। नंबर लिखता नहीं है कैटायन एनायन के, नंबर कैसे नहीं लिखते हैं देखो, जैसे ये लिखा है K4FeCN6, तो कैटायन यहाँ क्या है? K4, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे, नॉट टेट्रापोटेशियम। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कैटायन के नंबर को मेंशन नहीं करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसका नेम कैसे लिखेंगे? जैसे FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसका तरीका क्या है? नेम ऑफ लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड्स के नेम लिखेंगे, उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, राइट। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आएगा, जो भी नाम होगा, लेकिन उसमें केस है, सेंट्रल मेटल अगर एनायन का पार्ट होगा तो उसके आगे 8 सफिक्स लगेगा, ये सफिक्स 8 ATE, और लास्ट में रोमन में उसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल बताता हूं तो पूरा समझ में आ जाएगा, वैसे सबको आता ही है। ये वो एग्जांपल है बच्चों, जैसे SN कैटायन या न्यूट्रल का पार्ट होगा जब, तो क्या आएगा? टिन, नहीं तो आएगा स्टेनेट। Fe आयरन, फेरेट, सिल्वर, अर्जेंटेट, गोल्ड, ऑरेट, लेड, ट्रम्बेट, मरकरी, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट भी लिख सकते हो और हाइड्रोजनेट भी लिख सकते हो, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कॉपर, क्यूपरेट, प्लेटिनम, प्लेटिनेट, क्रोमियम, क्रोमेट। ये कब होगा? जब वो एनायन का पार्ट होगा। और हमेशा इनमें क्या होता है? कौन सा नेम? ये 8 जब लगाते हैं तो कोशिश ये होती है कि कौन सा नेम प्रेफर किया जाता है? तो लैटिन नेम प्रेफर किया जाता है इनमें। तो मर्क्यूरेट नहीं लिखा हो, हाइड्रोजनेट लिखा हो तो हाइड्रोजनेट लिखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने मर्क्यूरेट लिखेगा तो मर्क्यूरेट भी चलता है, ठीक है। चलिए अब IUPAC नेम ट्राई करते हैं 3-4, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो बोर्ड में अच्छे से पढ़ा होता है अपन ने, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम किसी को होती नहीं, वो सीखने का भी नहीं होता है। तो यहाँ देखिए K4FeCN6,
Fe की ऑक्सीजन स्टेट आपने निकाल ली है, तो कितनी आई है +2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पोटेशियम, एक काम हो गया। अब ये क्वाड्रेशन स्पेयर का नेम लिखते हैं। क्वाड्रेशन सबसे पहले लिगेंड का नेम आता है साइनो, 6 साइनो है, तो क्या होगा पोटेशियम हेक्सासाइनो, राइट, पोटेशियम हेक्सासाइनो। और अब इसको आयरन लिखेंगे या फेरेट लिखेंगे, ये कैटायन है ये एनायन, पूरा एनायन है ना। बाद में अगर पहले कुछ लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट बाद में स्टार्ट होता है तो एनायन का पार्ट होता है, एनायन का पार्ट है तो इसको आयरन नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे फेरेट, ये फेरेट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी 2। दिस इज द नेम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, राइट। ये देखिए नेचुरल रिएजेंट था, इसका नाम भी क्या होगा पोटेशियम, 4 क्या होता है टेट्रा, टेट्रा आयोडो भी लिखा रहेगा कई बुक्स में, टेट्रा आयोडिडो भी लिखा रहेगा, टेट्रा आयोडिडो मर्क्यूरेट, अगेन सेकंड, इसमें भी ऑक्सीजन बन, तो मर्क्यूरेट की जगह हाइड्रोजनेट भी आ सकता है। NiCO4, यहां देखिए 4 कार्बन है, तो क्या नाम कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल, CO का नाम क्या है कार्बोनिल, और मेटल कौन है निकेल, और ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी उसकी 0, क्योंकि 0 आई है इसमें। ये रोडियम है, तो ये इस तरह का है, तो यहां क्या नाम आएगा, एक क्लोरो है, एक ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, ट्राइफेनाइल फॉस्फेन 3 है, तो देखिए नाम है लेकिन इनका ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, तो लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन्स अ नंबर ट्राई, ओके। इस तरह के लिए जब ये ट्राई ट्राई 2 बार तो नहीं लिख सकता है, तो ऐसे जब सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट में जैसे करते थे, ऐसे ही अगर किसी लिगेंड के नेम में डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड होंगे, तो उसके लिए 3 के लिए अपन क्या यूज करेंगे ट्रेस, ऐसे समझ में आ गया ना, तो ये वर्ड क्या यूज करेंगे ट्रेस। तो आप देखो ट्राइफेनाइल फॉस्फेन और क्लोरिडो, तो पहले कौन आएगा क्लोरिडो, अल्फाबेटिकली आता है तो हमने लिख दिया क्लोरिडो, फिर यहाँ आएगा बच्चों ट्रिस, और जो ऐसे लिगेंड होंगे जिनके आगे बेस ट्रिस आता है उनको हमेशा अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसका नाम होगा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ओके। और रोडियम, रोडियम क्या आएगा फर्स्ट, क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड Cl माइनस है तो फर्स्ट हो जाएगा, और न्यूट्रल कंपाउंड है तो एनायन कैटायन कुछ है नहीं, तो बस रोडियम का रोडियम में आ गया, इस तरह से। एक तो नाम और ट्राई कर लो, K2PtCl6, Pt की वैलेंसी आ गई +4, तो पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो, और प्लेटिनम लिखेंगे या प्लेटिनेट, यस यू आर राइट, आयन का पार्ट है तो प्लेटिनेट, और यहाँ आ गया रोमन में क्या 4 उसके ऑक्सीजन स्टेट। इस तरह का देखिए बच्चों, इस तरह के जब आता है तो यूजुअली ऐसा गिवन होगा, किसी एक साइड किसी मेटल की ऑक्सीजन स्टेट गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो बर्नौली थ्योरी अभी आएगी उससे बताऊंगा कैसे होगा। यहां जब नेम आएगा तो इसका नेम होगा, देखो बच्चों हेक्सा, अमोनिया का क्या लिखते थे अमीन, हेक्सा अमीन AMMINA, और क्रोमियम क्योंकि कैटायन का पार्ट है तो क्रोमियम, और उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई 3 गिवन। अब इसके 3 यूज करिए, 3 + 0 + x - 6 = +3, उसकी कोबाल्ट की 3 आ गई, तो अब क्या आएगा नेक्स्ट नेम हेक्सासाइनो, कोबाल्ट नहीं आएगा बच्चों, अब क्या आएगा कोबाल्टेट, क्योंकि कोबाल्ट इज द पार्ट ऑफ एनायन, ये एनायन है, पहले वाला कैटायन होता है, राइट हैंड साइड जो होता है एनायन होता है। ऐसा कैसा दो, ये प्लेटिनम ये प्लेटिनेट आएगा, तो यहां पर तो आ रहा है प्लेटिनम की वैलेंसी 2, उधर भी क्या आएगी 2, तो इसको क्या कहेंगे डाई अमीन और डाई क्लोरिडो, प्लेटिनम सेकंड, आधा पूरा हो गया। अब लिखिए टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, एनायन का पार्ट सेकंड, एक दोनों सेम लिगेंड मेटल हैं, लेकिन एक के लिए प्लेटिनम लिखा है, दूसरे के लिए अपन ने क्या लिखा है प्लेटिनेट, क्योंकि वो इसका पार्ट है एनायन का पार्ट। ये सब पढ़ने के बाद नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस आज तक कभी आया नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक या दो एग्जांपल में आपको ब्रिज के भी बताया था। ब्रिज लिगेंड किस तरह के होता है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, कहने का मतलब CO पर जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है 4 NH3 है, यहाँ CO को 4 किसने Cl ने सराउंड कर रखा है, यहाँ एक Cl है, यहाँ पे भी एक Cl है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स है जिसे अपन बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स, या बोलते हैं अपन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ 2 मेटल है,
तो यहाँ 0 + x -1 -1 -4 तो 6, 2 पे 6 यानी ऑक्सीजन स्टेट तो कितनी आ गई +3, दोनों की +3 आ गई। 2x = 6 आया, x = +3 बोथ साइड। अब यहाँ से शुरू करना होता है, थोड़ा लंबा नाम होगा लेकिन हमें कौन सा रटना है, हमें तो उसमें पहचानना सीखना है, तो वे सीख लीजिए बस आप बच्चों। तो यहाँ देखिए 4 कार्बन है, 4 अमीन है, सॉरी टेट्रा अमीन, और क्या चीज है कोबाल्ट थर्ड, इतना पूरा काम हो गया। इसी तरह ये होगा टेट्रा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, एनायन कोई भी नहीं है, पूरा है तो न्यूट्रल ही है तो। और ये दोनों जो होते हैं ब्रिज, इनको बोलते हैं ब्रिज लिगेंड, ये जो ब्रिज लिगेंड होते हैं इनको ऐसे दिखाते हैं म्यू से, म्यू डाई क्लोरिडो, और फिर क्या आएगा टेट्रा क्लोरिडो, और कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे 3, ऐसे ना। तो बस आपको वही प्रोसीजर है, बस ब्रिज लिगेंड को आपको म्यू से दिखा के लिखना है, बाकी अल्फाबेटिकली पहले अमीन आता है या क्लोरिडो आता है, पहले कौन सा वाला लिखना है, इस तरह का काम है। रेयर है एग्जांपल, लेकिन एक पढ़ा हुआ होगा तो कभी एग्जाम में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्नर थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वर्नर, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री माना जाता है, पूरी केमिस्ट्री को बेसिकली इन्हीं से जनरेटेड माना जाता है। इन्होंने ये थ्योरी दी थी कोबाल्ट, क्रोमियम और प्लेटिनम के अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आज के रेस्पेक्ट में इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ आज इतना वैल्यू जरूर है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना हो तो हम वर्नर थ्योरी की हेल्प लेते हैं। तो एवरी कॉम्प्लेक्स हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को अब हम बोलेंगे पीवी और सेकेंडरी वैलेंसी को हम बोलेंगे अब एस, ठीक है। होती क्या है देखो बच्चों, ये पूरा बताया मैंने। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। क्यों होती है नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, और आयनाइजेबल होती है क्योंकि इन्हें क्या रखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर की तरफ रखा जाता है, इसलिए आयनाइजेबल होती है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस से सेटिस्फाई होती है। लेकिन होती क्या है प्राइमरी वैलेंसी, तो एक वर्ड में बात कर लीजिए, सेंट्रल एटम की जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था ना अभी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। किसी की ऑक्सीजन स्टेट अगर +2 आती है तो इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 2, 3 आती है प्लस तो 3 हो गई, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो इसको भी पहचानने का बेस्ट तरीका है, इसको पहचानेंगे अपन किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर से। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तो ये डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल थी, सॉरी, और ये क्या है डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड तो नॉन डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि ये कौन से बॉन्ड से लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, देख लिया। और इनको ब्रैकेट के अंदर की तरफ लिखेंगे, मतलब लिगेंड्स होंगे वो होंगे बेसिकली, और इसको किससे सेटिस्फाई करेंगे, न्यूट्रल स्पीशीज से सेटिस्फाई करेंगे, और नॉन आयनाइजेबल होगी, जो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी वो आयनाइजेबल नहीं होगी, न्यूट्रल स्पीशीज से सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, अगर न्यूट्रल स्पीशीज अवेलेबल नहीं होंगे तो अलग बात होगी, वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, लेकिन कोशिश यही करेंगे पहले कोऑर्डिनेशन जो कम नंबर है उसको अपन किससे, न्यूट्रल स्पीशीज से ही सेटिस्फाई करेंगे। देखते हैं, देखो आगे ये देखिए, ये एग्जांपल समझाता हूं पहले, फिर पढ़ेंगे उस पॉइंट को। COCl3 NH3, तो देखो बच्चों कोबाल्ट कौन सी स्टेट है, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है आपका कितना है 6, ये 6 NH3 है, न्यूट्रल स्पीशीज 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये Pb हो गई कितना 3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया Sb6। इसको ऐसे दिखाते हैं कोबाल्ट, ये Sb को आप थिक लाइन से दिखाते हैं इस तरह से, और डॉटेड लाइन से दिखाते हैं वो कौन सी होती है, प्राइमरी वैलेंसी। तो ये कौन है बच्चों, ये NH3 न्यूट्रल स्पीशीज से सेटिस्फाई होती है, जितना देर हो सके ये न्यूट्रल स्पीशीज आ गई, ये 6 NH3। अब आपकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, जो एनाइन से सेटिस्फाई होती है 3 है, तो ये ऐसे होगा, एक Cl यहां लगा दिया, ऐसे 3 Cl। इस डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं कि थिक लाइन से देखिए कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, डॉटेड लाइन हो, सॉरी डॉटेड लाइन होगी वो प्राइमरी वैलेंसी होगी, थिक लाइन जो होगी उसको देख के हम बता सकते हैं क्या सेकेंडरी वैलेंसी है। और एक और आएगा इसमें, डॉटेड और थिक लाइन दोनों मिला के लिखेंगे इस तरह से, ये डॉटेड और ये इस तरह से थिक, ये दोनों ये मिलाकर लिखेंगे, तो ये क्या होगा पीवी, जो किसकी तरह यूज आई है, यूज्ड एज एसबी। तो अपन ऐसा काम करेंगे, इसमें तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज अपने पास अवेलेबल थी। तो इसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, CO, ये NH3
और ये Cl3, इस तरह का कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल स्पीशीज सारी की सारी अंदर आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई कराने के लिए अगर न्यूट्रल स्पीशीज अवेलेबल है तो ठीक है। अब पॉइंट देखिए, इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज आर नॉट अवेलेबल टू सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, लेकिन मान लो आपके पास 5NH3 होता, ये सेटिस्फाई करने के लिए पूरे न्यूट्रल स्पीशीज अवेलेबल नहीं होगी, देन सम प्राइमरी वैलेंसीज आर यूज्ड एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो कुछ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी की तरह क्या होगी, यूज आएगी। देखिए ऐसा एग्जांपल यहां दिया मैंने, यहां पर देखिए प्राइमरी वैलेंसी वही 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी यहां कितना है, वही +3 के साथ हमेशा 6 होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा आपको मैं 6। तो अब आपको ये बताना है आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 6 तो है ही नहीं बच्चों, तो ऑल द न्यूट्रल स्पीशीज आर यूज्ड, बट ये न्यूट्रल स्पीशीज आर नॉट एडिक्वेट, 4 ही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए 2 प्राइमरी वैलेंसी, 2 Cl अंदर आ जाएंगे, एक ही Cl बाहर रहेगा। ये फॉर्मूला बनाएंगे तभी तो पता लगेगा कैसे आयनाइज होगा, कितने Cl माइनस आयन आएंगे, ये ऐसा होता है, ठीक है। इस डायग्राम में 4 थिक लाइन से बन जाएगी, CO के चारों तरफ से क्या बना देंगे, ये बना देंगे, और यहां पर जो Cl है वो इस तरह का दिखाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा तो करना है अपने को, तो 4 तो न्यूट्रल स्पीशीज से हो गया, और 2 प्राइमरी वैलेंसी किसके रूप में यूज आ गई, सेकेंडरी। बस अब एक बची है, वो कौन सी है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी। तो कोई पूछेगा कितनी प्राइमरी वैलेंसी, तो हम कहेंगे 1 2 3। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 1 2 3 4 5 6। और कितनी पीवीज ऐसी हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में यूज आ जाइए, तो हम कहेंगे 2। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे, वार्नर थ्योरी में कुछ ऐसा बताया। एवरी मेटल हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है, डिपेंड ऑन प्राइमरी वैलेंसी। जैसे देखो आप +1 स्टेट के साथ फिक्स है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा, 2 होगा, तो ये प्राइमरी वैलेंसी है बच्चों, और ये कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे आप देखो Ag टॉलेंस रिएजेंट होता नहीं ये वाला, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2, ऐसा होता है। +2 स्टेट होगी तो 2 पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, यूजुअली 4 ही होती है। 6 तो किस किस केस में है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट। अगर ये इस फॉर्म में, ये याद कर लेना, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज और कोबाल्ट, इनकी +2 स्टेट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। बाकी देखिए अगर कॉपर है, जिंक है, इवन प्लेटिनम है, पैलेडियम, निकेल, ये +2 स्टेट में भी क्या करते हैं बच्चों, ये सब के सब क्या दिखाते हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है बच्चों। और लास्ट +3 एंड +4 स्टेट जब भी होगी तो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज 6, याद करना। और एक एक्सेप्शन भी याद कर लेना, मॉलिब्डेनम +3 है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे प्रैक्टिकली पता नहीं है, लेकिन ऐसे माना कितना जाता है, 8। तो ये हम आराम से सारी चीजें सीख गए हैं, अब हम काम करेंगे। हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस इज शोन बाय, देखिए इस तरह का आया, तो मोलर कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। तो नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालें, तो सबसे पहले इनके फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर Cl की, कोबाल्ट की, सबकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है, इन सब में कोबाल्ट जो है वो +3 स्टेट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सब केसेस में क्या होगा, 6, यानी कोबाल्ट को 6 लिगेंड सराउंड करेंगे। अब आपके पास कितने हैं, 3 ही है, नो प्रॉब्लम, तो तीनों के तीनों Cl अंदर आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल दो, आपके पास कितने NH3 है, 6 NH3 हो गए, तो तीनों Cl बाहर आएंगे। तीसरा एग्जांपल है 5 NH3 है, तो 1 Cl inside and 2 Cl outside. Last one is 4 NH3, तो 2 Cl inside, 1 Cl outside. तो ये 1 2 3 4, ये पता लग गया बच्चों। ये एक्चुअली ये जो दे रखा था, इनसे अपने वर्नर थ्योरी की हेल्प लेते हुए फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए आयंस, अब हम आयंस का नंबर लिख रहे हैं, तो इसमें कितने आयंस हैं, 0, ये तो न्यूट्रल आयनाइज ही नहीं होगा। ये जब आयनाइज करेंगे, देखो आयनाइज करना बड़ा आसान होता है, स्क्वायर ब्रैकेट कभी खुलता नहीं है, और 3 Cl है तो Cl माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा 3+, इस तरह से बड़ा आसान होता है। 3 + 1 कितने आयन हो गए, 4, यहाँ कितने 2 और एक स्क्वायर ब्रैकेट 3 आयन, यहाँ 1 और 1 कितने आयन, 2 आयन, तो 0 4 3 2 ये नंबर ऑफ आयंस है। तो नंबर ऑफ आयंस किसका हाईएस्ट है, 4, तो अपन क्या कहेंगे, हाईएस्ट कंडक्टेंस इज शोन बाय दिस।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा, कंडक्टेंस पूछेगा, विच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, तो वो सब ऐसे होगा। अब इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये बैड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, क्योंकि ये तो कंडक्टेंस शो ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें आयन ही नहीं है। ऑर्डर में पूछेगा तो क्या होगा, 2, 3, 4 और क्या 1, ये कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, ऑर्डर पूछेगा। ऑर्डर में एक क्वेश्चन में पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्लोरीन कैन बी प्रेसिपिटाइज्ड बाय विद AgNO3 सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला दिया है। तो हमने देखा प्लेटिनम इज इन +4 स्टेट, सो प्राइमरी वैलेंसी +4, देन सेकेंडरी वैलेंसी मस्ट बी 6 होगा तो प्लेटिनम के अंदर 6 आएंगे, बट न्यूट्रल स्पीसीज आर ओनली 5। इफ sufficient number of neutral species are not available, then some PVs are used as SV, एक Cl अंदर आ गया, 3 बाहर रह गए, क्योंकि 6 पूरा करने के लिए जितने चाहिए उतने अंदर आएंगे। इसको डिसोशिएट करेंगे तो नंबर ऑफ आयन कितने आएंगे, 1 + 3 4, ठीक है, गुड कंडक्टर होगा। अब करें कितना, तो इसको आज हम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो AgNO3 बच्चों क्या करता है, AgCl का व्हाइट पीपीटी देता है। तो व्हाइट पीपीटी बनेगा किससे, Ag तो ये रहा, Cl बाहर वाले Cl होते हैं, तो 3 मोल AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो 3 AgCl, तो अब क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, टोटल क्लोरीन का परसेंटेज 3 आउट ऑफ 4, 75% टोटल क्लोरीन का 75% क्या होगा, प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। चारों Cl बाहर होते तो 100% हो जाता, 2 बाहर होते तो 50%, 1 बाहर होता, 3 अंदर होते तो क्या 25%। उस तरीके से आपको ऐसा क्वेश्चन करना है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये बताया गया कॉपर सल्फेट .5s2 ब्लू विट्रियोल जिसे बोलते थे, इसमें ये बोला गया बच्चों कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कौन कौन से बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, तो इसकी पूरी बॉन्डिंग समझानी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे देखना पड़ेगा, CuSO4 कॉपर में कौन सी स्टेट में है, कॉपर +2 स्टेट में है, निकाल लिया हमने। सो कोऑर्डिनेशन नंबर +2 स्टेट में कॉपर में कितना होता है, 4, तो 4 न्यूट्रल स्पीसीज तो अंदर आएंगे। बेटा ये पहला एग्जांपल है जिसमें न्यूट्रल स्पीसीज मोर देन रिक्वायर्ड है, तो 4 आ गए। वाटर के केस में हो सकता है ऐसा, ये सल्फेट यहाँ आ गया, और जो वाटर एक्सेस में होता है वो ऐसे डॉट करके आ जाता है। मोनोहाइड्रेट क्या नेम होगा यूपीएससी, टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट मोनोहाइड्रेट, 2 वाटर लगे होते हैं तो डाईहाइड्रेट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब देखो बच्चों एक ही कॉपर है, इसके चारों तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल है, इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इस तरह से दिखा दो, सिंपल है। ये कैटायन है बच्चों। इसी तरह क्या होता है सल्फेट, ये एनायन होगा, ये एनायन है, ये कॉपर में +2 एनायन है। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो हाइड्रेटेड वाटर होता है वो इस तरह से होता है, ये इधर इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ, चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इस तरह से अटैच रहता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। तो बच्चों इसमें पूछा जाता है कौन कौन सी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो बॉन्डिंग कैसे बताएंगे अपन, ये जो डबल बॉन्ड मैंने दिखाया है ये एक्चुअली नंबर पूछेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, किस किस के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल में जो H और O के बीच में, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो 5 × 2 10, तो ये हो गया 2 ये रहे 12, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड, एक कॉपर और एक सल्फेट के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, और एक कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड 12 थे, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने 1 2 3 4 और 2 ये माने जाएंगे। जो ये स्ट्रक्चर में तो अपन आजकल डी पाई करके डबल बॉन्ड लिख देते हैं, एक्चुअल में ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड है, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर याद रखना है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए बच्चों क्या होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है आपको, एक CFT पढ़ेंगे तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इस वीडियो में आएगा, आगे CFT से हाइब्रिडाइजेशन का कंक्लूजन मैं आपको बता दूंगा, जिससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे नेक्स्ट क्लास में हो रहे हैं। ये थ्योरी क्या कहती है, सेंट्रल मेटल जो होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। मान लो ऑक्सीजन स्टेट +3 है तो उसके अकॉर्डिंग वो वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन मान लो D2sp3 है तो 2 D खाली होगा, एक S फिर 3 P, इस तरह से। तो हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, जो फिर कौन देगा,
तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज जो लिगेंड होगी वो उन वैकेंट ऑर्बिटल्स को लोन पेयर देकर उनके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा लीनियर 180, sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर 120, पहले वाला ये सब कुछ, ये सब तो ठीक था। 4 था तो sp3 टेट्राहेड्रल, ये 5 था तो sp3d tbp, ये सब 6 है तो sp3d2, इनमें कोई चेंज नहीं है। देखो बच्चों एक नया क्या आया है यहाँ, sp3d होगा तो यहाँ क्या है, dsp3 है, sp3d2 है तो यहाँ क्या है, d2sp3 है। पहले d वाले कॉम्प्लेक्स और आए हैं, अभी थोड़ा इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। और एक 4 में दो पॉसिबिलिटी, एक तो sp3, दूसरा कौन सी है, dsp2। तो dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन सारे वही हैं जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, बस जो पहले डी आ रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उनको हमें स्टडी करना है। और बस इसमें एक नया आया है स्क्वायर प्लेनर जो 90 डिग्री पर है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अपन पहले देख चुके हैं, XCF4 की जैसे होती थी उसी की तरह होगी। तो ये बॉन्ड एंगल वगैरह सब हमें ध्यान है। ओके, इसमें बस एक चीज आप सीख लेना, बाकी सब तो वहां बता दिया था मैंने। ये dsp2 जो होता है, ये d जो होता है वो कौन सा वाला होता है, dx²/², ये d होता है। ये भी एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन है। वैसे dsp3 में dz² तो होता था, ठीक है ना, याद है ना, या लिख दो वापस वो भी। dsp3 या sp3d होगा तो कौन सा वाला होता है, dz²। और d2sp3 या sp3d2 होता है तो dx²/² एंड dz²। ये पहले बता दिया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, फिर बता दिया। लास्ट बात यहाँ देखिए, द ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन मे बी इधर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। n-1d पार्टिसिपेट करता है तो उसे बोलेंगे लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर nd बाद वाला d पार्टिसिपेट करता है तो हाई स्पिन। तो लो स्पिन हाई स्पिन कैसे मतलब हुआ, जैसे देखो बच्चों 3d के दो 4s और 4p ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब तो है लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर हाई स्पिन में क्या होगा, 4s प्लस 4b के साथ कौन पार्टिसिपेट करेगा, 4d, तो d भी आगे वाला ही होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कभी भी हाइब्रिड स्टेट में, तो मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। ये फॉर्मूला भी पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता था n × n+2 का रूट बोर मैग्नेटॉन, n नंबर ऑफ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर इनको कैलकुलेट करना बताता हूं कैसे। शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अब आपको कैसे डिसाइड करना है किस तरह की ज्योमेट्री बनेगी, कैसी शेप बनेगी, तो वो अब डिसाइड करते हैं। पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कब होगा बच्चों, जब कोऑर्डिनेशन नंबर हम कितना लेंगे, 6। अब मैं 4 एग्जांपल समझाऊंगा बस आज आपको, बाकी CFT के बाद प्रॉपर इसको कंक्लूड करेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पहले वाला d पार्टिसिपेट करना, तो इसका मतलब इसमें हम कौन सा वाला d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे। मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं सोचा समझा हुआ, जिसमें ये होता है, तो मैंने ये लिया FeCN6 4-, ये मैंने सबसे पहला काम होता है इसमें Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकाल, जो हमने निकाली कितनी आई, +2 निकाल लेंगे इजीली, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe2+। Fe आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6, राइट। तो 4s2 हटा दो, 2 हट गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन 4 में से निकलते हैं, तो 3d6 इस तरह क्या होता है, बस फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 होते हैं, 4s वैकेंट रहेगा क्योंकि खाली हो चुका है, 4p यहां है, इट इज 3d, इट इज 4s, इट इज 4। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe2+ का, राइट। अब देखिए बच्चों, अब आपको काम सारा किस पे डिपेंड होगा, लिगेंड पे। लिगेंड कौन सा है इसमें, Cn-। देखो बेटो Cn- कैसा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो उतने जितने भी होते हैं वो क्या कराते हैं, रिवर्स पेयरिंग कराते हैं। यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो रिवर्स पेयरिंग होती है अगेंस्ट हंस रूल, मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे आएंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन अपन ने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में d2sp3 हो सकता है या sp3d2, लेकिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो हमेशा कौन सा होगा, d2sp3। तो d2sp3 कराने के लिए इन दो ऑर्बिटल को वैकेंट कराना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, इसमें, अगेंस्ट हंस रूल। तो क्यों आया ये, क्योंकि Cn- कैसा है, SFL है, तो रिवर्स पेयरिंग होगी।
रिवर्स पेयरिंग होकर नई स्टेट बन गई। देखो बच्चों 1 2 1 2 1 2, दो खाली हो गई, ये एक S और P, ये 4p है, ये 4s है। नाउ वी हैव 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों ये वाला होगा, यहां पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सब जगह। एंड हु विल प्रोवाइड लिगेंड, कौन सा लिगेंड है यहाँ पर, Cn माइनस। सो Cn माइनस यहाँ लिख दीजिए बच्चों सब जगह। ये Cn माइनस ने अपना नॉन पेयर इन 6 वेकेंट ऑर्बिटल को देकर इस तरह से उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी ज्योमेट्री अपन जानते हैं sp3d2 या d2sp3 दोनों ही केस में कौन सी होती है, तो Fe2+ है। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं ऐसे, ये स्क्वायर पिरामिड हो गया, ये बाइपिरामिडल हो गया, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। सब जगह पे कौन है बच्चों, Cn माइनस, C से अटैच करने से C इधर दिखा रहा हूं, ठीक। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। लास्ट क्वेश्चन, अब इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए ये सब का सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो भी क्या आएगा, 0। और इस कॉम्प्लेक्स की नेचर जो होगी वो कैसी होगी बच्चों, डायमैग्नेटिक। कैसी नेचर होगी, डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो n×n+2 में पुट करके मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेते, नहीं तो ऐसे बता दिया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। टेक अनदर एग्जांपल दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में यही वापस लेता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से चल रहा है बच्चों। FeCN की जगह मैंने इस बार वीक फील्ड लिगेंड लिया है क्वार्टर, और +2 का एग्जांपल ले रहा हूं। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी, है तो Fe+2 बच्चों, तो ग्राउंड स्टेट वही होगी 1 2 3 4 5 and 6। दिस इज 3D, 4s is vacant as well as 4p is vacant, right? This is the ground state। अब देखिए H2O is the WFL। तो WFL जब भी होता है देन बेटा नो रिवर्स पेयरिंग अकर्स, कोई रिवर्स पेयरिंग नहीं होगी। तो रिवर्स पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में यही स्टेट आएगी बिल्कुल, ये ऐसे कैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैसे, तो 5 4s 3 4p and 2 4d orbitals will participate in this hybridization। तो ये बच्चों ये होगा, इट इज कॉल्ड sp3d2। दिस टाइम 2d ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाद वाले। तो बच्चों ये लिगेंड कौन है, न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर, यहाँ सब जगह वाटर लिख देना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा, sp3d2। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब भी होता है तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा कौन सा होगा, sp3d2 होगा। अब ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं है, ज्योमेट्री अगेन इसकी भी कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रली बनेगी, ज्योमेट्री सेम बनेगी ऑक्टाहेड्रली, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक नेचर जो होगी वो कैलकुलेट करेंगे। यहां देखिए 1 2 3 4, देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 × 4 + 2 का रूट, तो रूट 24 मतलब 4.89 बोर में, ये इसका आ गया। और इसको कैसी नेचर बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक हो गया। When unpaired electrons are present, then compound must be paramagnetic. If unpaired electrons are 0, then it is diamagnetic। और मैग्नेटिक मोमेंट भी मैंने आपको निकाल के बता दिया, ज्योमेट्री वही बनेगी ऑक्टाहेड्रल। तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना, अभी मैं कंक्लूड अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कौन से टाइम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अभी तो आपको बेसिक करना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शॉर्टकट बताऊंगा बाद में, पहले प्रॉपर सिखा दूं, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट बता दूंगा, सिर्फ ये देखोगे इससे पता लग जाएगा ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब sp3 होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 4। तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूं NiCl4 2-, राइट। सो निकिल +2 है, इसकी ग्राउंड स्टेट कैसी आएगी, निकिल में 3d8 होते हैं बच्चों,
3d8 electrons are filled in this manner. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4s and 4p orbitals are vacant. There will be no reverse pairing because again Cl minus is WFL, so no reverse pairing occurs. That's why hybridization will be sp3, and these pair of electrons are provided by Cl minus ligand, which is a weaker ligand. So geometry will be tetrahedral. sp3 में सब बच्चों को पता है Na2 प्लस है, इस तरह से Cl minus, Cl minus, Cl minus and Cl minus. Tetrahedral geometry. Number of unpaired electrons 2. That's why nature is paramagnetic. You can calculate the magnetic moment as well. So it is 2.82 Bohr magneton. Unpaired electron 2 है तो 2 point something होता है, 3 है तो 3 point something होता है. तो ये कौन सा हो गया? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स is when coordination number is 4 and hybridization is dsp2. Bond angle is 90 degree. ये स्पेशली तो अब तक नहीं पढ़ा था अपन. So this time we'll take an example of NaCN4 2 minus. So nickel 2 plus ground state is same as that of an NaCl4. 3d8. Okay. This is 4s and this is 4p. This is ground state. In Cl minus, in NaCl4 minus 2, वहां तो क्या था? Cl minus was weak field ligand, that's why no reverse pairing. But Cl minus is a strong field ligand, so reverse pairing occurs against Hund's rule. तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा बिकॉज एक ही डी वैकेंट कराना होता है. एक डी वैकेंट कराना है तो बच्चों 1 2 1 2 1 2 और 1 2. डी खाली हो गया, एस खाली पहले से था ही, पी भी खाली था, सो dsp2 ये हाइब्रिडाइजेशन है. एंड these 4 lone pairs are provided by Cl minus. So number of unpaired electrons 0, so magnetic moment also 0. The nature of compound will be diamagnetic and the shape or geometry of complex is square planar. It is a new geometry. This is first time we are studying this geometry. This is square planar and the bond angles are 90 degrees. So these are the type of hybridization. First of all, we will see crystal field theory in next video, and after that we will conclude it by some shortcuts, some explanation, some notes. Simple बता दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, किसमें कैसी शेप होगी, तुरंत आप बता पाएंगे. ओके, ये कुछ लिमिटेशंस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. ये क्या करती है? दिस थ्योरी डज नॉट हैव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. इसी तरह मैग्नेटिक नेचर का भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बता नहीं पाती है कैसे होता है. ये थ्योरी हंट्स रूल क्यों वायलेट होता है ये भी नहीं बता पाती है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल है. तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे CFT आएगी. और ये कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस हैं इन्हीं से रिलेटेड जो आज पढ़ाया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. बता देंगे किसमें इनर ऑर्बिटल मतलब डी पहले वाला काम आ रहा होगा. अमंग दिस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये 4-5 एग्जांपल है. ये दो तो मैंने डिटेल बता दिए हैं, ये आपको इंटेलिजेंटली आप शो करना है, बताना है मुझे, नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस करूंगा. द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर कौन से भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का क्या होगा मिनिमम है. आईपीसी नेम बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर दे रखा है, कितना 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन किसमें प्रेसिपिटाइज हो जाएगा NO3 से. द कॉम्प्लेक्स शोइंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.2 है, ये बेटा 2.82 बोर मैग्नेटॉन. तो ये आपको बताना है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए. ऑल द बेस्ट. आप बिल्कुल टेस्ट पेपर और बुक को पूरा करते रहिए. मोस्ट वांटेड सीरीज की बुक, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बेस्ट सेलर चल रही है अमेजन पे. जब जिस दिन रिलीज की थी हमने
उस दिन से आज तक बेस्ट सेलर चल रही है बुक्स, और बहुत ज्यादा बुक्स बिक रही है, क्योंकि बेनिफिट है उनके। आप रिव्यू पढ़िए, उनमें आपको पता लगेगा कि कौन सी क्या क्वालिटी है, क्योंकि इसमें हमने नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर लिया है। पहली बार हमने समराइज करके इतना शॉर्ट में काम किया है कि एक्चुअल नीट का जो वर्क होता है वो दिखाई देगा आपको। और टेस्ट सीरीज आप लेते रहिए, कोड आप लगा सकते हैं CAM25 बताया था मैंने आपको पहले भी, जिससे कि आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर आप करेंगे तो आपको आपका इवैल्यूएट होगा कि आपने जो काम कर रहे हैं कि वास्तव में वो फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।